हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 16। टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 15 तक के सभी वीडियोस नहीं देखे तो एक एक करके सारे वीडियोस देख ले। दोस्तों, यदि प्रीपोजिशन पार्ट 16 तक जा रहा है तो इसका मतलब आप समझ कर रखिए कि प्रीपोजिशन की कहानी मेरे क्लास में कितनी एग्जॉस्टिव चल रही होगी। यानी आप हर एक प्रीपोजिशन की वीडियो का आप नोट्स बनाते चले और चीज़ों को समझते चले। जो भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। एज़ यूजुअल मैं स्टूडेंट्स के लिए दो पंक्तियाँ बोलता हूँ तो आज भी बोलूँगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकी उनके पर बोलते हैं, यकी उनके पर बोलते हैं। जमाने में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 16 आज। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है वो देश की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिट होते हैं और बहुत परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दें, चाहे आप ICSE पैटर्न की परीक्षा दें या फिर आप CBSE की दें, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में हिट होते हैं। दोस्तों, एक एक करके इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये रिलेटेड हैं दो प्रीपोजिशन से, ऑफ और फ्रॉम। दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। दोस्तों, जब भी मैं ऑफ और फ्रॉम की बात करता हूँ, ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन दोस्तों बात करते हैं सेपरेशन की। ये दोनों के दोनों प्रीपोजिशन दोस्तों बात करते हैं सेपरेशन की, यानी बंटवारे की। जब भी मैं ऑफ और फ्रॉम की बात करता हूं दोस्तों, तो ये दोनों ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एक सेपरेशन बंटवारे की बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों ऑफ की, ऑफ एक ऐसे सेपरेशन की बात करता है जो सेपरेशन या तो सडन हुआ या फिर एक्सीडेंटल हुआ। कोई भी सेपरेशन दोस्तों यदि अचानक से हो रहा हो या फिर एक्सीडेंटल हो रहा हो, सडन हो रहा हो या फिर एक्सीडेंटल हो रहा हो, ऐसे सेपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आप की बात करते हैं। यानी अचानक से दो चीज़ें एक दूसरे से जुदा हुई, इस बात के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। दोस्तों, फ्रॉम की बात, फ्रॉम एक ऐसे सेपरेशन को दिखाता है जो कि या तो नेचुरल हुआ या फिर एक्सपेक्टेड हुआ, एक्सपेक्टेड हुआ दोस्तों, या फिर नेचुरल हुआ या फिर एक्सपेक्टेड हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसा होना तो लाजमी था, ऐसा होना तो स्वाभाविक था। इस हिसाब से दोस्तों मैं पहले प्रश्न का डिस्कशन कर लेता हूं। इसके पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। दोस्तों, जब भी मैं आपकी बात करता हूं, आप एक ऐसे सेपरेशन की बात करता है जो सेपरेशन या तो सडन हुआ या फिर एक्सीडेंटल हुआ, या तो अचानक से हो या फिर किसी एक्सीडेंटल तरीके से हो। दोस्तों, जब मैं फ्रॉम की बात करता हूं तो फ्रॉम एक ऐसे सेपरेशन की बात करता है जो या कि नेचुरल हुआ या फिर एक्सपेक्टेड हुआ, यानी ऐसा होना तो स्वाभाविक था। इस हिसाब से दोस्तों हम पहले प्रश्न का डिस्कस करते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, पेड़ से पत्ते गिरना अपने आप में नेचुरल हुआ, यानी ऐसा तो होना स्वाभाविक है। इस हिसाब से यहाँ पर जचना चाहिए फ्रॉम। दोस्तों, दूसरे प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। द गर्ल फेल डैश हर स्कूटर एंड गॉट इंजर्ड। ठीक है, लड़की गिरी और स्कूटर से, यानी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, इसके लिए मुझे यूज करना होगा दोस्तों ऑफ। ठीक है, एक्सीडेंटल है ये, एक्सीडेंटल के लिए मुझे यूज करना होगा ऑफ। शी जम्प्ड द ग्राउंड व्हेन ही सॉ अ स्नेक बिसाइड्स और बिसाइड्स बिसाइड हर। दोस्तों, यहाँ पर मैं लगाना चाहूँगा बिसाइड। दोस्तों, अभी तक यदि आपने बिसाइड्स और बिसाइड्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आप पार्ट 14 का वीडियो देखिए, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से बिसाइड्स और बिसाइड के बीच का डिफरेंस समझ आएगा। इस हिसाब से दोस्तों सी जम्प्ड, वह कूदा अचानक से, जब उसने सांप को देखा वह कूदा। ही सॉ अ स्नेक, इस हिसाब से जचना चाहिए दोस्तों ऑफ, यानी ग्राउंड से अचानक कूदा यानी एक्सीडेंटल हुआ। द परफॉर्मर, जब परफॉर्मर है तो परफॉर्मर होना अपने आप में एक नेचुरल एक्ट है। कोई परफॉर्मर होगा तो वह नेचुरल एक्ट करेगा, इस हिसाब से फ्रॉम। कीप डैश द इलेक्ट्रिक वायर, इसका मतलब ये दोस्तों ऑफ, यानी आप कहीं एक्सीडेंटली आप कहीं इलेक्ट्रिक वायर को छू ना दें, इस हिसाब से ऑफ का यूज करना होगा। स्टैंड क्लियर डैश द डोर, दोस्तों आपको मेट्रो में एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है, स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स, यानी आप एक्सीडेंटली कहीं दरवाज़ों के बीच ना आ जाएं, इसलिए आप दरवाज़ों से दूर रहें। इस हिसाब से मैंने जचवाने का प्रयास किया ऑफ का। द पैसेंजर्स डिवोटेड
डैश द ट्रेन। दोस्तों जब भी मैं इस डी बोर्डेड की बात करता हूँ दोस्तों, डी बोर्डेड में ये डी मीनिंग कन्वे करता है अवे का, यानी दूर का। दोस्तों जब ये डी अपने आप में हो ही प्रीपोजिशन गया तो इसके साथ मुझे किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों बोर्ड यानी होता है दोस्तों यात्रा करना, जर्नी करना, तो इसके साथ भी मुझे किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया नो प्रीपोजिशन। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा या फिर इन बातों को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। दोस्तों अब हम एक अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन और करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न अभी एसएससी CHSL का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, इसका थोड़ा हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। उसने प्रश्न दिया था ही इज़ अ कॉवर्ड मैन, ही इज़ अ कॉवर्ड मैन, और दोस्तों बोला था फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। दोस्तों कॉवर्ड के साथ मैन लगाना, कॉवर्ड के साथ मैन का यूज करना अपने आप में दोस्तों सुपरफ्लूअस होता है। जब भी कहीं पर भी इंग्लिश में आप कॉवर्ड के साथ मैन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस कॉवर्ड का मतलब ही होता है डरा हुआ आदमी, तो इसके साथ आप मैन लगाना अपने आप में सुपरफ्लूअस है, इसलिए दोस्तों ये सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ अ कॉवर्ड। अब मैं सुपरफ्लूअस की बात करूँ दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट बात, हर वो वर्ड जिसके लास्ट में आपको OUS जुड़ा मिलता है वो इंग्लिश में एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है। वो अपने साथ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होल्ड करता है वो एडजेक्टिव होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपको कहीं भी इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL जुड़ा मिल जाए तो भी वह एडजेक्टिव की मीनिंग कन्वे करता है। इसका मतलब मैंने लिख दिया ब्यूटी, ब्यूटी का एडजेक्टिव हो जाएगा ब्यूटीफुल। दोस्तों इसी प्रकार आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ABLE जुड़ जाए वह भी एडजेक्टिव बनता है। दोस्तों अगर किसी भी शब्द के लास्ट में OUS जुड़ा या FUL जुड़ा या ABLE जुड़ा, ये तीनों के तीनों मीनिंग करने करते हैं दोस्तों एडजेक्टिव का। दोस्तों आप इस सुपर का क्या मतलब समझते हैं? आप में से बहुत लोग कह सकते हैं सुपर का मतलब बहुत अच्छा, लेकिन दोस्तों सुपर किस एग्जैक्ट मीनिंग होती है उसका मैं बता देता हूँ। सुपर यानी होता है दोस्तों बियॉन्ड, यानी किसी भी चीज़ से परे, कोई चीज़ जब किसी चीज़ से परे हो। इस प्रकार आप एक शब्द यूज करते हैं दोस्तों सुपरमैन। जब भी मैं सुपरमैन की बात करता हूं तो एक ऐसा मानव जो एक सामान्य मानव से बियॉन्ड हो, यानी सामान्य मानव से परे हो, सुपरमैन। इसी प्रकार दोस्तों हम यूज करते हैं एक और वर्ड सुपर नेचुरल, यानी सुपर नेचुरल को मैं कह सकता हूं प्रकृति से परे, प्रकृति से परे। ठीक है दोस्तों, सुपर का यूज़ जहाँ भी होगा इस सुपर का अर्थ होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी जहाँ तक आप पहुँच ना सकें आपकी सोच से परे। इस प्रकार दोस्तों सुपर यूज़ होता है एक सेंटेंस में। अब मैं दोस्तों एक और बात का डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई कुड नॉट रीच एनी फाइनल कंक्लूज़न, यानी हम किसी भी फाइनल कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच सके। दोस्तों जब आपने फाइनल लगा ही दिया है तो फिर कंक्लूज़न लगाने की क्या ज़रूरत है, या कि आपने कंक्लूज़न लगा दिया है तो फाइनल लगाने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों कंक्लूजन के साथ फाइनल लगाना अपने आप में सुपरफ्लूअस हुआ, इसलिए मैंने इस फाइनल को हटा, यहाँ पर सीधे तरीके से लिखा आई कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इस कंक्लूजन का मतलब ही होता है दोस्तों फाइनल या अंतिम निष्कर्ष, तो यहाँ पर फाइनल लगाना अपने आप में सुपरफ्लूअस। इसी प्रकार कुछ सुपरफ्लूअस दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली के साथ दोस्तों रिक्वेस्टेड लगाना भी अपने आप में सुपरफ्लूअस होता है, इसलिए यहाँ पर केवल रिक्वेस्टेड। दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे लोग एक सेंटेंस में यूज करते हैं, अक्सर मैंने कई बार देखा है फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर। दोस्तों फैमिली के साथ मेंबर लगाना भी अपने आप में सुपरफ्लूअस होता है, क्योंकि फैमिली के अंदर होते तो दोस्तों मेंबर्स ही हैं। इस वजह से फैमिली के साथ आपको मेंबर्स का यूज नहीं करना है, फैमिली का यूज करना है। फैमिली में दोस्तों मेंबर्स ही होते हैं, फैमिली के साथ मेंबर्स लगाना अपने आप में सुपरफ्लूअस होता है। दोस्तों इसी प्रकार यदि मैं डिस्कस करूँ रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक लगाना भी दोस्तों अपने आप में सुपरफ्लूअस होता है, यानी रिटर्न के साथ बैक का यूज इंग्लिश में किया नहीं जाता। दोस्तों रिटर्न का मतलब होता है वापस आना और बैक का मतलब भी वापस आना, तो इस हिसाब से दोस्तों रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं किया जाता, केवल रिटर्न का यूज किया जाता है। दोस्तों मैं री को लेकर आपको कुछ बातें बता देता हूँ। दोस्तों यदि कहानी छिड़े तो फिर गहराई पर जाए तभी इंग्लिश पढ़ने का मज़ा है। रिटर्न, दोस्तों मैंने लिखा रिटर्न, अगर आपको कहीं भी दोस्तों री शब्द मिला हुआ मिल जाए तो इस री का मतलब होता है या तो बैक या फिर अगेन। दोस्तों आप किसी भी गाड़ी में लगाते हैं रिवर्स गियर,
तो आपकी गाड़ी जाती है पीछे की तरफ, री यानी बैक, ठीक है, रिवर्स से। इसी प्रकार मैं दोस्तों कह दूं तो रीबिल्ड, किसी भी बिल्डिंग को यदि आप अगेन दोबारा से निर्माण करते हैं तो रीबिल्ड होता है। री का अर्थ दोस्तों यही होता है, या तो बैक या फिर अगेन। ये दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सुपर फ्लॉस से, इन सभी सुपर फ्लॉस को आप लिख लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों को हम गलत तरीके से यूज करते हैं। इसी प्रकार एक सुपर फ्लॉस दोस्तों और है फ्यूनरल सर्विस, जो अंतिम क्रियाकर्म होता है। दोस्तों जब मैंने ये फ्यूनरल लगा ही दिया, इसका मतलब ही होता है अंतिम क्रियाकर्म, ठीक है। जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर अंतिम क्रियाकर्म का यूज़ दोस्तों हम करते हैं इस शब्द का। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सर्विस लगाना अपने आप में सुपर फ्लॉस होता है। दोस्तों हम अगले प्रीपोजिशन का डिस्कस करेंगे, जो कि है एबव और बिलो। दोस्तों अपने आप में दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। जब भी मैं दोस्तों एबव और बिलो की बात करता हूँ, इस एबव का मतलब होता है दोस्तों ऊपर, इस बिलो का मतलब होता है नीचे। दोस्तों जब भी कोई चीज़ किसी लेवल के ऊपर बह रही हो, किसी लेवल के ऊपर हो, तो वहाँ पर मैं एबव का यूज करता हूँ। लेकिन दोस्तों जब कोई भी चीज़ किसी लेवल में नीचे की तरफ हो, तो उसके लिए मैं बिलो का यूज करता हूँ। दोस्तों यदि कोई चीज़ किसी भी लिस्ट के ऊपर है, किसी सूची में ऊपर है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ एबव का। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी चीज़ यदि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ऊपर हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी चीज़ किसी भी लेबल से ऊपर हो, बताया ना, लेबल से ऊपर जब कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर एबव का यूज। इसी प्रकार दोस्तों जब कोई चीज़ किसी सूची या लिस्ट में नीचे हो, इसके लिए बिलो का प्रयोग। जब कोई चीज़ किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से नीचे हो तो बिलो का यूज। इसी प्रकार दोस्तों जब कोई चीज़ किसी लेबल से नीचे हो तो इसके लिए मैं बिलो का यूज करता हूँ। दोस्तों एबव जो है वो किसी भी एबव और बिलो का प्रयोग ऑन अ मेजरमेंट स्केल पर जब कोई भी मेजरमेंट हो उसके लिए दोस्तों एबव का यूज जो किया जाता है वो लेबल के लिए तो ये किया ही जाता है। दोस्तों इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। इसी प्रकार यह एबव में कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर तो होती है दोस्तों, लेबल में ऊपर होती है, बट उसको कंटेक्ट ऑफ सरफेस नहीं होती, अरे उसमें टच नहीं होती, नो कंटेक्ट होता है, उसका कंटेक्ट नहीं होता। दोस्तों इस प्रकार से द रिवर इज फ्लोइंग डैश डेंजर लेवल, जो नदी है वो क्या कह रही, वो डेंजर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दोस्तों यदि खतरे के निशान के ऊपर है तो नदी क्या होती है दोस्तों, नदी का एक लेवल होता है, रिवर का एक लेवल होता है। इस हिसाब से मैंने यूज किया यहाँ पर दोस्तों अबव का। दूसरा प्रश्न, हिज इंग्लिश इज डैश एवरेज। दोस्तों उसकी इंग्लिश जो है वो मतलब कि विलो है, एवरेज से कमज़ोर है। यानी इंग्लिश का क्या है दोस्तों, लेवल की बात कर रहा है। मीडियम एक लैंग्वेज, जो एक इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज का काम करे, मीडियम है, और मीडियम का दोस्तों एक लेवल होता है। इस हिसाब से मैंने बिलो लगाया। नेक्स्ट, माई नेम इज़ डैश हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। सूची की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया अबव का। हिज आइज वर डैश वाटर एबव और अंडर। दोस्तों उसकी आंखें जो थी पानी के ऊपर थी, यानी मैं एक यहाँ पर फिर से लेवल की बात कर रहा हूँ तो मैं यूज करूँगा दोस्तों एबव का। अर्थ क्वेक इज मैग्नीट्यूड इन रेक्टिकल स्केल इज डैश 8 एबव अंडर। दोस्तों जो अर्थ क्वेक है, भूकंप है, उसका परिमाण जो है वो रेक्टिकल स्केल में 8 से ऊपर है। दोस्तों एक लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, लेवल के लिए मैं यूज करूँगा एबव का। दोस्तों ये डिस्कशन था एबव और बिलो का। दोस्तों जब कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टली लेवल पर हो, हॉरिजॉन्टली हो, और वह दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इस वीडियो में। दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको एक फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।